20वीं सदी की शुरुआत में दुनिया में सिर्फ 11 लोकतांत्रिक देश थे, सिर्फ 11। वर्ष 1920 में इनकी संख्या बढ़कर 20 हुई। 1974 में इनकी संख्या 74 हो गई। 2006 आते आते यह संख्या 86 तक पहुंच गई और आज 5 लाख से ज्यादा आबादी वाले दुनिया के 167 देशों में से 57% यानी 96 देश खुद को लोकतांत्रिक देश कहते हैं। 21 देशों में किसी ना किसी प्रकार की आज भी तानाशाही है, जबकि 28 देश ऐसे हैं जिनमें तानाशाही और लोकतंत्र दोनों के लक्षण हैं, या कह लीजिए दोनों का मिश्रण है। लेकिन इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट्स डेमोक्रेसी इंडेक्स के मुताबिक दुनिया में सिर्फ 20 देश ऐसे हैं जहां सही मायनों में लोकतंत्र है, जबकि 55 देश ऐसे हैं जो लोकतांत्रिक तो हैं लेकिन इन देशों के लोकतंत्र में बहुत सारी कमियां हैं। अंग्रेजी में इन्हें फ्लॉड डेमोक्रेसी कहते हैं, यानी वो डेमोक्रेसीज जहां फ्लॉज हैं, जहां बहुत सारी कमियां हैं। और कमियों वाले लोकतांत्रिक देशों में दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र अमेरिका और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत भी शामिल है। और दोनों ही देशों की जो स्थिति है वो काफी खराब है। आज हम लोकतंत्र की इन्हीं कमियों को दुरुस्त करने की बात आपसे कर रहे हैं, लेकिन यहां आपको एक बात समझनी होगी और वो ये कि लोकतंत्र का विपरीत हमेशा तानाशाही नहीं होता, यानी और तानाशाही को खत्म करके हमेशा लोकतंत्र नहीं आता। बहुत सारे लोगों को यह गलतफहमी है कि तानाशाही को खत्म करके लोकतंत्र आ जाता है और तानाशाही का जो विपरीत है वो लोकतंत्र है। ऐसा नहीं है। जिन देशों में तानाशाही है वहां भी कई बार जनता सत्ता बदल डालती है, और जिन देशों में लोकतंत्र है वहां भी कई बार नेता वर्षों तक सत्ता से चिपके रहते हैं। उदाहरण के लिए वर्ष 2010 में कई अरब देशों में वहां की हुकूमतों के खिलाफ बड़ी क्रांति की शुरुआत हुई थी 2010 में, लेकिन ज्यादातर देशों को इससे कुछ हासिल नहीं हुआ। 2013 में इजिप्ट में बड़े पैमाने पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे थे। इस बीच सेना ने इन प्रदर्शनों को आधार बनाकर तत्कालीन राष्ट्रपति मोहम्मद मोरसी का तख्ता पलट कर दिया और इस तख्ता पलट में शामिल रहे अब्देल फतह अल सिसी इजिप्ट के नए राष्ट्रपति बन गए। लेकिन इजिप्ट में सिर्फ राष्ट्रपति बदला, तानाशाही नहीं बदली। मोरसी हटा दिए गए और सिसी कुर्सी पर बैठ गए, इससे ज्यादा कुछ नहीं बदला। कुछ अरब स्प्रिंग का असर लीबिया, यमन और सीरिया जैसे देशों में भी हुआ और वहां भी बड़े पैमाने पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हुए, लेकिन आज ये सभी देश गृह युद्ध की आग में जल रहे हैं। इराक में आपको याद होगा सद्दाम हुसैन को बहुत बड़ा तानाशाह माना जाता था और लोग कहते थे कि एक बार सद्दाम हुसैन हटा तो इराक आजाद हो जाएगा। इराक में सद्दाम हुसैन के हटाने के लिए अमेरिका ने इतना भयंकर युद्ध लड़ा, लेकिन इराक को सही मायनों में लोकतंत्र मिल ही नहीं पाया। 2011 में लीबिया के तानाशाह मुअम्मर अल गद्दाफी को मार डाला गया, लेकिन 2014 से लीबिया में भी जो गृह युद्ध शुरू हुआ वो आज भी जारी है। यानी तानाशाहों को हटाने के बाद भी स्थिति सुधरी नहीं। आज से 10 साल पहले दिसंबर के महीने में ही सबसे पहले ट्यूनीशिया नाम के एक देश से अरब क्रांति की शुरुआत हुई थी। तब ट्यूनीशिया में एक सब्जी विक्रेता ने बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार का विरोध करते हुए खुद को आग लगा ली थी। इसके बाद अगले 28 दिनों तक ट्यूनीशिया में तत्कालीन राष्ट्रपति के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन हुए और राष्ट्रपति को सत्ता से हटा दिया गया। लेकिन ट्यूनीशिया आज भी सही मायनों में लोकतंत्र बनने के लिए संघर्ष कर रहा है और यह सब कुछ इसी महीने में हुआ था। यानी किसी भी देश के लिए वाकई में एक लोकतंत्र बनने की राह आसान नहीं होती और यह कामयाबी हासिल करने के लिए उस देश की सरकारों और लोगों को अथक प्रयास करने पड़ते हैं। लेकिन क्या भारत के लोगों ने और भारत के नेताओं ने वो अथक प्रयास किए हैं? आज 5 लाख से ज्यादा आबादी वाले 96 देश लोकतांत्रिक हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ज्यादातर देशों की जनता अपने देश के लोकतंत्र से संतुष्ट नहीं है? प्यू रिसर्च की वर्ष 2018 की एक रिपोर्ट के मुताबिक मेक्सिको, ग्रीस, ब्राजील और स्पेन जैसे देशों की 80% से ज्यादा आबादी अपने लोकतंत्र से असंतुष्ट है। अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों की भी 50% से ज्यादा जनता ने यही बात मानी। हालांकि इस सर्वे में भारत के 54% लोग अपने देश के लोकतंत्र से खुश थे, लेकिन बड़ी आबादी वाले देशों में लोकतंत्र के नाम पर दी जाने वाली जरूरत से ज्यादा आजादी कई बार परेशानियों की वजह बन जाती है और फिर वहां जितने मुंह उतनी बातें होती हैं, क्योंकि भारत जैसे बड़े देशों में इसकी आड़ में बात बात पर बंद होते हैं और बात बात पर आंदोलन किए जाते हैं और किसी भी सरकार के लिए, चाहे वो चुनी हुई सरकार ही क्यों ना हो, लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार ही क्यों ना हो, किसी भी सरकार के लिए
कड़े कानून लागू करना मुश्किल हो जाता है। चाहे मुद्दा नए कानून का हो, नई सड़क बनाने का हो, नया बांध बनाने का हो, या फिर कोई और मुद्दा हो, हर जगह विरोध का सामना होता है। और लोकतंत्र विरोध की गारंटी देता है, विरोध करने के अधिकार की गारंटी देता है। आप कभी भी कहीं भी किसी का भी विरोध कर सकते हैं। आबादी के हिसाब से बड़े देश ही नहीं बल्कि उन देशों में भी कई बार लोकतंत्र मुश्किल में पड़ जाता है जहां की आबादी बहुत कम है। उदाहरण के लिए 88 लाख की आबादी वाले इजराइल में पिछले 2 साल में चौथी बार आम चुनाव होने वाले हैं। 2 साल में चौथी बार, यानी वहां हर 6 महीने में चुनाव हो रहा है, और यह सब भी लोकतंत्र के नाम पर। और वहां के देश के लोग अब भी अपनी सरकार नहीं चुन पा रहे हैं। अब आप सोचिए, एक छोटा सा देश अपनी जनता को स्थायी सरकार नहीं दे पा रहा, स्थायी सरकार को चुन नहीं पा रहा, तो बड़े बड़े देशों का क्या हाल होता होगा। बड़े लोकतांत्रिक देशों में ज्यादा आबादी का सिर्फ दोहन किया जाता है। इस आबादी को अन्नदाता, जनता जनार्दन, जवान जिंदाबाद और क्रांतिकारी जैसे शब्दों के जरिए लुभाया जाता है। ये सारे वो शब्द हैं जिनसे हमारे देश के लोगों को भी बहुत लगाव है, बहुत प्यार है। इसलिए हम अपने किसानों को अन्नदाता कहकर बुलाते हैं। हम जवानों को एक अलग तरह का रिस्पेक्ट देते हैं, उन्हें अलग तरह का सम्मान देते हैं। और जनता बड़ी संख्या में जब जनता कोई बात कहती है तो उन्हें खुश करने के लिए हमारे देश के नेता उसे जनता जनार्दन का नाम दे देते हैं और कहते हैं कि हमारे देश में जनता जनार्दन ही मालिक है, जो जनता जनार्दन कहेगी वही होगा। ये सब बातें लोगों को खुश करने के लिए कही जाती हैं। लेकिन ये सारे शब्द और संज्ञाएं सिर्फ इसलिए इस्तेमाल की जाती हैं ताकि पार्टियां अपने आप को एक चुनावी मशीन में बदल सकें, आपको ये संज्ञाएं दे सकें, आप खुश हो जाएंगे और आप उन्हें बदले में वोट दे देंगे और वो सत्ता में आ जाएंगे, बस। और ये सब लोकतंत्र के नाम पर है। अब अगर लोकतंत्र में कमियां हैं तो कहीं ना कहीं इसका समाधान भी होगा। उस समय के एथेंस के महान राजनेता पेरिक्लीज का जिक्र करते हुए बताते हैं कि इस नेता को लोकतांत्रिक तरीके से चुना गया था। वो तानाशाह नहीं थे, लेकिन फिर भी एथेंस की जनता को अपने इशारों पर नचाते थे। इस राजनेता को जब भी लगता था कि जनता में अहंकार आ गया और जनता में ज्यादा आत्मविश्वास आ गया है तो वो जनता के मन में डर बैठा देते थे। और जब उन्हें लगता था कि जनता बिना किसी कारण के डरी हुई है तो वो एक बार फिर जनता में आत्मविश्वास जगाते थे। ये खेल ऐसे ही चलता रहता था और जनता इस राजनेता के इशारे पर नाचती रहती थी। आप गौर करेंगे तो भारत में 70 वर्षों तक सरकारें चलाने वाले राजनेताओं ने भी कुछ ऐसा ही किया और इसका नतीजा ये हुआ कि कभी भारत का लोकतंत्र डरे सहमे लोकतंत्र में बदल जाता है तो कभी जरूरत से ज्यादा लोकतंत्र सुधारों की प्रक्रिया को रोक देता है। अब आप सोचिए, हमारे देश में जब तक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन नहीं आती थी तो बड़ी संख्या में लोग बूथ रिगिंग करके चुनाव जीतते थे। बड़ी संख्या में ऐसे राज्य हैं, बड़ी संख्या में ऐसी पार्टियां थीं और नेता थे जो पूरे के पूरे बूथ लूट लिया करते थे और बूथ लूटने के बाद वो चुनाव जीत जाते थे और देश की जनता उन्हें स्वीकार कर लेती थी, ये जानते हुए कि उन्होंने बूथ कैप्चर करके बूथों को लूट कर लोगों से जबरदस्ती वोट डलवाकर या फिर लोगों के वोट खरीद कर, शराब की बोतल देकर, पैसा बांटकर आज भी हमारे देश में वोटों को खरीदा जाता है और यह सबको स्वीकार्य है और लोग इसे लोकतंत्र के नाम पर करते हैं। इसी तरह ग्रीस के दर्शन शास्त्री प्लेटो 5 तरह की शासन व्यवस्थाओं का जिक्र करते हैं। वो कहते हैं पहली शासन व्यवस्था एरिस्टोक्रेसी होती है जिसे एक दार्शनिक राजा चलाता है और फैसले लेने में उनकी भूमिका होती है जो फैसले लेने के योग्य होते हैं, यानी फैसला लेने का हक लोगों को उनकी मेरिट के हिसाब से दिया जाता है। इसे आप मेरिटोक्रेसी कह सकते हैं। ऐसी व्यवस्था में भीड़ फैसले नहीं लेती बल्कि पढ़े लिखे, अनुभवी और समझदार लोग फैसला लेते हैं। दूसरी शासन व्यवस्था है टाइमोक्रेसी। इसका जन्म पहली शासन व्यवस्था का स्वरूप बिगड़ने पर होता है। इसमें सत्ता में बैठे लोग ताकत के भूखे होते हैं और इसके शासक हर समय युद्ध के लिए तैयार रहते हैं। इसके बाद जब इस व्यवस्था का स्वरूप भी बिगड़ने लगता है तो ओलिगार्की का जन्म होता है। इस व्यवस्था में पैसा ही नेताओं के लिए सब कुछ हो जाता है और वो सारे फैसले इसी आधार पर लेते हैं और इससे उनकी संपत्ति में बहुत इजाफा होता है। फिर नंबर आता है लोकतंत्र का, जहां स्वतंत्रता को सबसे ऊपर रखा जाता है, जहां आजादी ही सबसे बड़ी होती है। लेकिन धीरे धीरे ये आजादी मानसिक गुलामी में बदलने लगती है। आजादी के नाम पर कई बार लोग कानून भी तोड़ने लगते हैं और फिर स्थितियां अराजक होने लगती हैं। और आखिर में नंबर आता है निरंकुश शासन व्यवस्था का,
जिसमें एक ऐसे नेता का जन्म होता है जो पहले तो लोगों को उनके अधिकार देने के सपने दिखाता है, लेकिन फिर वो एक तानाशाह में बदल जाता है। अब यह जरूरी नहीं कि आज के दौर में भी सारी शासन व्यवस्थाएं इन्हीं 5 पड़ावों से होकर ही गुजरें। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.